डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस में। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ एस्पेक्ट्स को देखा था, हिस्ट्री के कुछ पक्षों पर हम लोगों ने विचार किया था और इनमें से इतिहास क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का क्या महत्व है और टाइम डिवीजन ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का काल विभाजन कैसे हुआ था। हम लोगों ने इन सभी बातों पर विचार किया था विस्तार से। आज हमें जब हम लोगों ने देखा था कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड टाइम डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, उसके बाद हम लोगों ने सीधे हमने देखा था कि हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें से मैंने बताया था 3 पार्ट्स है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिकल पीरियड ऐतिहासिक काल। हम लोगों ने प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड क्या है और प्रोटो और हिस्टोरिकल पीरियड्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में समझा था। और उसके बाद हम लोगों ने हिस्टोरिकल पीरियड के भी 3 भागों में उसको भी विभाजित किया था। ये 3 भाग थे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, और यहाँ लाकर हम लोगों ने छोड़ा था और हमने कहा था कि इससे आगे की जो बातें हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमें इसी पर चर्चा करनी है। आज बच्चों हमें एंशिएंट हिस्ट्री के 3 पार्ट्स यानी कि जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसके 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। आज हमें एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस के विषय में बात करनी है। अब बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूं। यदि माइनरली देखें, सूक्ष्म तरीके से देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है, तो हमने बताया था कि प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल पीरियड। लेकिन यदि हम मोटे तौर पर इतिहास का विभाजन देखें तो हम सिंपल कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री को हमें सबसे पहले समझना है। भाई कालक्रम के हिसाब से भी यदि हम देखें, टाइम पीरियड के हिसाब से भी हम देखें, तो इसको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हमें मेडिवल और फिर मॉडर्न। यही तो सही सीक्वेंस है, यानी यही सब सही क्रम है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस पर विचार करना है कि इसको हम अपनी क्लासेज में किस तरीके से लेकर चलेंगे और टॉपिक कौन कौन से होंगे और कितने टॉपिक्स हमारे होंगे। आज हमें इसी पर विस्तार से चर्चा करनी है। अब हमें देखना है कि एंशिएंट हिस्ट्री में पहला टॉपिक हमारा होगा स्टोन एज। स्टोन एज यानी पाषाण काल, जिसको आपने कल प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा। आप यहां पर घबराइए मत बिल्कुल भी। आप प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वह मैंने बताया माइनर एनालिसिस है, यानी कि सूक्ष्म विश्लेषण है या फिर विभाजन है। तो स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज, सोर्सेस ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक हमारा है स्टोन एज। ये जो 5 टॉपिक हैं हमारे, ये कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक है। ये टॉपिक वास्तव में, ये टॉपिक्स जो है वो हमें वास्तव में प्री हिस्टोरिकल पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के अंतर्गत ही कल हमने इनकी विवेचना की थी। लेकिन मैंने बताया एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न मोटे तौर पर विभाजन है, तो मोटे तौर पर विभाजन की बात कर रहे हैं यहां पर। अब स्टोन एज यानी पाषाण काल, तो वहीं से हम बात करेंगे शुरू से बिल्कुल एकदम, जब पत्थरों का काल था, स्टोन्स के बने औजार और उन्हीं का प्रयोग जो है आदि मानव करता था। हमें इसी तरीके से इसी पर विचार करना है पहली बार। स्टोन एज जिसका टाइम पीरियड है 2,50,000 BC टू 2500 BC।
उसके बाद कॉपर स्टोन एज, इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, 3000 बीसी टू 1000 बीसी। इसको हम चाल्कोलिथिक कल्चर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले पाषाण काल में स्टोन एज में हम विभाजन करेंगे 3 पार्ट्स में स्टोन एज को, जिसमें से पहला पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये 3 पार्ट्स होंगे। हम 3 पार्ट्स में मानव के विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। कई महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होंगे वहां। क्या उनका भोजन था, उनका आवास, हैबिटेट क्या था, रहने का जो उनका स्थान था वो कौन से थे, उनके जो हमें औजार मिले हैं, जो टूल्स मिले हैं, उपकरण मिले हैं, वो कौन कौन से थे, और मेन साइट्स यानी कि जो मुख्य स्थल है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के, वे कौन कौन से हैं। और इसके साथ में ही इन कालों में, पूरा पाषाण काल में नई खोज क्या हुई, मध्य पाषाण काल में नई खोज क्या हुई और नवपाषाण काल में नई खोज क्या हुई, न्यू इन्वेंशंस। तो हमें इन सब बातों पर चर्चा करनी है। स्टोन एज में, स्टोन एज समाप्त होने से पहले ही, पूर्ण रूप से जब समाप्त हुआ स्टोन एज, उससे पहले ही एक फेज हमें और देखना होता है जिसका नाम है कॉपर स्टोन एज। मैंने कल बताया था आपको, लगभग 4000 बीसी की बात करें यदि, तो हमें कॉपर के यूज का, फर्स्ट मेटल के रूप में कॉपर के यूज के प्रमाण मिलते हैं और कॉपर स्टोन एज के नाम से उसे जाना जाता है। लेकिन इस संस्कृति का सही रूप से उदय होता है 3000 बीसी के आसपास। ये रूरल कल्चर थी, रूरल ही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि मनुष्य ने अभी इतना विकास किया नहीं था। ये रूरल कल्चर थी और ग्रामीण संस्कृति होने के साथ साथ में ही हमें इसमें कई संस्कृतियों को समझना पड़ता है। एक राजस्थान की संस्कृति है जिसको आहार कल्चर के रूप में हम जानते हैं, दूसरी मालवा कल्चर जो मध्य प्रदेश की है, और तीसरी जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र में पाई गई। तो कॉपर स्टोन एज में हम 3 संस्कृतियों की चर्चा करेंगे, तीनों रूरल है, तीनों ग्रामीण है। मैंने बताया, पहली आहार बनास, दूसरी मालवा और तीसरी जोरवे संस्कृति। मैट्रियार्कल सोसाइटी थी यहां पर, और जो टूल्स का यूज होता था वे टूल्स होते थे कॉपर प्लस स्टोन के बने होते, इसीलिए इसको कॉपर स्टोन एज के नाम से जाना गया। तो दूसरा टॉपिक हमारा ये होगा। तीसरे टॉपिक में हम बच्चों थोड़ा सा हटकर देखेंगे, एक टॉपिक को थोड़ा सा हटकर समझेंगे, और ये है सोर्सेस ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। हमने देखा था पिछली वीडियो में, हमने ये बात कही थी कि एक टॉपिक हमारा सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का भी होगा। यानी कि हमें जो सोर्सेस है, कल हमने देखा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस एंड फॉरेन डिटेल्स की बात हम कर रहे थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन कौन से, हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस है, कोइंस है, स्कल्पचर है, पेंटिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, इन सब की चर्चा करनी है। लिटरेरी सोर्सेस है, बहुत सारे साहित्यिक स्रोत है हमारे, धर्म ग्रंथ है, वेदाज है, स्मृति है, उपनिषद है, तो इन सब बातों पर भी हमें चर्चा करनी है। तो क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के क्रम में वे कौन कौन से सोर्सेस है हमारे, जिससे हम एंशिएंट हिस्ट्री को ठीक तरीके से जान पाते हैं। तो यहां पर हम सोर्सेस की चर्चा भी एक वीडियो में करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस है। इसके बाद हम सीधे क्रम में आएंगे, स्टोन एज, कॉपर एज के बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से जानते हो बच्चों। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस टॉपिक से सभी लोग रूबरू होंगे, सभी जानते होंगे, सभी अवगत होंगे इस टॉपिक से। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में हमें एक नगरीय सभ्यता के रूप में दिखाई देती है। और भारत में ही नहीं,
इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटेम्पररी वर्ल्ड की बात करें तो सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन यानी कि सबसे विकसित सभ्यता के रूप में स्थापित हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा समाज था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी राजनीति थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसा धर्म था और उसके आर्थिक पक्ष कैसे थे, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये सब एस्पेक्ट भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में समझेंगे बेहद विस्तार के साथ। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से लगातार क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। आप देखेंगे यूपीपीसीएस के प्री एग्जामिनेशंस में और यूपीएससी में आप देखेंगे क्वेश्चंस की संख्या लगातार है एंशिएंट हिस्ट्री से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन उसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको भी हम समझेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग एक नई सभ्यता जिसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन, जिस सिविलाइजेशन की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती हो उस सभ्यता को वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता को हमें पढ़ना है और वैदिक सभ्यता में हमें आर्यों के विषय में चर्चा करनी है। और बच्चों ये सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन का संबंध सीधे सीधे आधुनिक सभ्यता से है, अर्थात जो सभ्यता वैदिक सभ्यता आरंभ हुई थी 1500 बीसी के लगभग, वो सभ्यता आज भी फल फूल रही है और विकास के आयामों में निरंतर आगे बढ़ रही है। तो यानी वैदिक सिविलाइजेशन को हमें समझना है। वैदिक सिविलाइजेशन को भी बच्चों हम सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर यानी समाज, राजनीति, संस्कृति और धर्म और आर्थिक पक्षों के साथ समझना है इसे भी हमें। यहां पर वैदिक सभ्यता में यह महत्वपूर्ण रहेगा कि वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें से एक ऋग्वैदिक एज होगा और दूसरा लेटर वैदिक एज होगा, यानी एक ऋग्वैदिक काल होगा और दूसरा उत्तर वैदिक काल होगा। लेकिन पूरी सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता है। और लिटरेरी सोर्सेज जो वेदाज है, उपनिषद है, वेदांग है, महाकाव्य रामायण और महाभारत है, अरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इन सभी की चर्चा भी हमें करनी है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा यानी वैदिक सभ्यता, जो 5वां टॉपिक होगा, ऐसा विस्तार से समझेंगे। वैदिक सभ्यता के समाप्त होते होते भारत में आप देखेंगे एक नई तरह की राजनीति का उदय हो रहा है। हिंदुस्तान में पूर्णतः नई तरह की राजनीति का उदय, देखते ही देखते भारत में राजतंत्र का उदय होने लगा, मोनार्की का डेवलपमेंट होने लगा। ऋग्वैदिक की बात करें तो मोनार्की वाज नॉट डेवलप्ड इन दिस एज, यहां पर राजतंत्र का विकास ही नहीं हुआ था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के आते आते भारत में हमें राजतंत्र देखने को मिलने लगता है, और उत्तर वैदिक काल जब समाप्त होता है 600 बीसी में, तो हमें मोनार्की नए रूप में दिखाई देती है, और मैं कहूंगा विकसित रूप में दिखाई देते हैं, और हमें राजतंत्र के रूप में 16 राज्य दिखाई देते हैं, जिन्हें हम 16 महाजनपद के रूप में जानते हैं। तो इस टॉपिक का नाम ही है इमरजेंस ऑफ महाजनपद एंड मगध एम्पायर, महाजनपदों का उत्थान या उदय और मगध साम्राज्य। तो छठा टॉपिक हमारा ये होगा कि जो राजतंत्र आए, जो 16 महाजनपद, 16 राज्य आए भारत में, उसमें से कैसे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में राइज ऑफ मगध यानी कि मगध का उत्थान हो गया एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में, और आगे चलकर इसी मगध ने पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया। मगध से ही हमें एक वंश मिलता है जिसका नाम है मौर्य वंश बाद में। क्योंकि यदि हम मगध की बात करें तो मगध राज्य की स्थापना जरासंध ने और बृहद्रथ ने की थी। मगध का ग्रोथ जो है
वो हरियंक डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी, हरियंक वंश और शिशुनाग वंश ने आगे बढ़ाया था, लेकिन मगध को पीक पर पहुंचाने का काम किया था मौर्यन डायनेस्टी ने। लेकिन इमरजेंस ऑफ महाजनपद के बाद हमें रिलीजियस रिवॉल्यूशन एक टॉपिक पढ़ना है बच्चों, यानी धार्मिक क्रांति हमें एक टॉपिक पढ़ना है। ये धार्मिक क्रांति क्या है वास्तव में, ये रिलीजियस रिवॉल्यूशन क्या है, क्या धर्मों में भी क्रांति होती है? और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी में हमें ये धार्मिक क्रांति मिलती है, रिलीजियस रिवॉल्यूशन मिलती है। धार्मिक क्रांति वास्तव में ब्राह्मण धर्म में आई बुराइयों के खिलाफ कुछ संप्रदायों के उदय की क्रांति थी, कुछ सेक्ट्स के उदय हुए। कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्म में बुराइयों के खिलाफ 62 संप्रदाय खड़े हो गए उत्तर भारत में, और इन 62 संप्रदायों में से, इन 62 सेक्ट्स में से 2 बेहद महत्वपूर्ण थे, जिनमें से एक बुद्धिज्म और दूसरा जैनिज्म था, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो धार्मिक क्रांति में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा करने जा रहे हैं, और इस चर्चा को हम बेहद गहराई से करेंगे। बुद्धिज्म क्या है और ये इसने एक ऐसी क्रांति को कैसे जन्म दिया जिससे समाज बड़े स्तर पर परिवर्तित हुआ। गौतम बुद्ध को भारत में बच्चों बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है। कहते हैं उन्होंने तार्किक रूप से धर्मों के बारे में हमें बताया, तार्किक रूप से उन्होंने हमें जो विषय वस्तु थी उनके बारे में हमें समझाया। जैन धर्म महावीर स्वामी के द्वारा स्थापित ये धर्म, और जैन धर्म भी ब्राह्मण धर्म में बुराइयों के खिलाफ लड़े और आडंबरों और रूढ़िवादिताओं के खिलाफ जैन धर्म का भी उदय हुआ। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म कैसे धार्मिक क्रांति के रूप में उठे, ये तो बड़े एस्पेक्ट के रूप में हम समझेंगे। डीप फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। गौतम बुद्ध के परिचय, महावीर स्वामी के परिचय से बात शुरू करते हैं, उनकी डीप फिलॉसफी, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या भिन्नताएं हैं, मेन डिफरेंसेस क्या है और क्या समानताएं हैं दोनों में, हिंदुस्तान में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण रहे, और फिर लंबे समय के बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भारत से पतन क्यों हो गया। 12th सेंचुरी के आसपास के बाद से भारत में बुद्धिज्म बच्चों बहुत कम देखा गया, यानी कि उसका विस्तार जो है बहुत कम हुआ। तो इन समस्त पहलुओं की चर्चा हम करेंगे। इसके बाद हम मौर्य राजवंश को समझेंगे, यानी कि मौर्य वंश को समझेंगे। मौर्य वंश 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा। ये मगध के बाद की घटना है। मैंने बताया मगध साम्राज्य खड़ा हुआ। धार्मिक क्रांति तो एक अलग तरीके से एस्पेक्ट के रूप में हम देखेंगे, एक अलग एस्पेक्ट के रूप में, यानी कि हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित एक महान साम्राज्य हिंदुस्तान में। पहला सेंट्रल जो रूलर था वह चंद्रगुप्त मौर्य था भारत में, जिसने पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन इंडिया। और कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य के सहयोग से की थी। नंद वंश को इन्होंने मिटाया और मौर्य साम्राज्य हिंदुस्तान में स्थापित हुआ। लेकिन मौर्य साम्राज्य में 3 शासकों के साथ साथ और उनकी राजनीति के साथ साथ, यानी कि 3 शासक कौन कौन से? 3 शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इनके साथ साथ ही हम इस काल में राजनीति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और संस्कृति और धर्मों के विषय में भी चर्चा हमें करनी है। तो मौर्य वंश में केवल राजनीतिक एस्पेक्ट नहीं देखेंगे हम, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन, सब चीजों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। मौर्य वंश हिंदुस्तान पर कैसे पूरे हिंदुस्तान को जीतकर एक मौर्य
वंश सबसे बड़े वंश के रूप में उभरा, और अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का कैसे पतन होने लगा, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर के बारे में समझते हुए हम पोस्ट मौर्यन पीरियड की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ये 400 साल से ज्यादा का पीरियड पोस्ट मौर्यन पीरियड के नाम से, यानी मौर्योत्तर काल, ये पीरियड भारत में भयंकर उथल पुथल का काल था। मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय शक्ति के रूप में समाप्त होने के बाद कई क्षेत्रीय शक्ति या कई अलग अलग राज्यों का उदय होने लगा। ऐसा होता है जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तो ऐसा होता है, क्षेत्रीय राज्य जन्म लेते हैं। ऐसा भारत में कई बार देखने को मिला है। हम जैसे जैसे इतिहास पढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे, हम कई बार देखेंगे कि कैसे कैसे क्षेत्रीय शक्ति, जब केंद्रीय शक्ति मजबूत होती है तो क्षेत्रीय शक्ति पनप नहीं पाती, और जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तो क्षेत्रीय शक्तियां यानी रीजनल स्टेट्स उठ खड़े होते हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड में ही हम लोग कई वंशों को पढ़ेंगे, कई वंशों को, जैसे इसकी शुंग वंश, कर्ण वंश, चेदी वंश, आंध्र सातवाहन वंश, और इनके साथ साथ ही हम लोग कई विदेशी आक्रमणों को समझेंगे। इंडो ग्रीक्स, हिंदू यूनानियों का आक्रमण, शकों का आक्रमण, पार्थियंस, कुषाणों का इन्वेजन, ये कई इन्वेजन्स के बारे में, कुषाणों के बारे में आपने पढ़ा होगा, डिटेल से समझा होगा मतलब, और कनिष्क का नाम आपने सुना होगा। तो हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। समाज में क्या परिवर्तन आए, राजनीति में क्या परिवर्तन आ गए, कैसे आर्थिक स्थिति बदली, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चेंज हो गई, ये सब चीजें हमें समझनी है। पोस्ट मौर्यन पीरियड के समाप्त होने के बाद हमें हिंदुस्तान में फिर से एक केंद्रीय शक्ति दिखाई देने लगती है। 240 एडी में उदित और एक बहुत छोटे से राज्य के रूप में उदित यह वंश आगे चलकर एक महान राज्य के रूप में, एक महान वंश के रूप में हमारे सामने आया, जिसे हम गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। इस वंश के शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम, जो रियल फाउंडर ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी के रूप में जाने जाते हैं, यानी वास्तविक सब संस्थापक थे जो गुप्त वंश के, एक बार फिर से उन्होंने केंद्रीय शक्ति बनने के क्रम में अपने कदम बढ़ा दिए और हिंदुस्तान में फिर से बेहद शक्तिशाली राज्य हमारे सामने उदित हो जाता है। समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारतवर्ष को अपने अधीन लाने का प्रयास किया और उसमें वे सफल भी हुए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे चरम पीक पर पहुंचा दिया। और तभी तो गुप्त वंश प्राचीन भारत का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। स्वर्णकाल का मतलब यहां पर यह नहीं है कि यहां पर सोने के सिक्के ज्यादा चलते होंगे, बस यही एक कारण है, या फिर स्वर्ण युग है, सोने का युग है, बल्कि स्वर्णकाल का मतलब है यहाँ का धर्म, यहाँ की राजनीति, यहाँ की आर्थिक स्थिति और सभी तरह के डेवलपमेंट्स, चाहे वह आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो, चाहे वह पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो, चाहे वह कल्चरल डेवलपमेंट्स हो, चाहे वह टेक्नोलॉजिकल हो या लिटरेरी, सभी तरह का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। साहित्यिक विकास, स्थापत्य के क्षेत्र में विकास, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास, सभी क्षेत्रों। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश भी धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। ये तो नियम है, जो राज्य उदित होगा, जो राज्य पीक पर पहुंचेगा, वह धीरे धीरे पतन की ओर भी जाएगा ही। एक समय अवधि की बात है बस। इतने राज्य आए भारत में, इतने राजवंश आए, कहीं ना कहीं ये लोग पतन की ओर भी तो पहुंचे, बहुत सारे राज्य। उसके बाद भारत में फिर से वही स्थिति उत्पन्न होने लगी जो मौर्य वंश के पतन के बाद हुई थी।
भारत वंश में उथल पुथल का दौर, जिसे पोस्ट गुप्ताज पीरियड के रूप में जाना गया। लेकिन ये पोस्ट गुप्ताज पीरियड जो है बच्चों, इसमें हमें एक बड़ा राजवंश देखने को मिला जिसका नाम है वर्धन डायनेस्टी, वर्धन वंश। और इस वंश में एक प्रतापी राजा जिसका नाम था हर्षवर्धन, ये नाम भी आपने सुना होगा। यदि मैं प्राचीन भारत के इतिहास की बात करूं मैं, और प्राचीन भारत के अंतिम शक्तिशाली राजा की बात करूं, तो मैं हर्षवर्धन का नाम लूंगा। तो हम अंतिम शक्तिशाली राजा के विषय में पढ़ेंगे या उसके राजवंश के विषय में पढ़ेंगे। और अब राजनीति कहां पहुंच चुकी है, किस दौर में, अब समाज किस दौर में पहुंच चुका है, अब धर्म किस दौर में, संस्कृति, ये भी हम समझेंगे। और वर्धन वंश के पश्चात हमें प्राचीन भारत, तब जाकर हम समस्त टॉपिक पर चर्चा करने के बाद ये प्राचीन भारत हमारा समाप्त होगा, यानी एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री को बच्चों हम इस तरीके से लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं बार बार कहना चाहता हूं कि यहां पर केवल हम राजनीतिक विकास नहीं देखेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं देखेंगे बस केवल कि पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट कैसे होता जा रहा है, बल्कि हम लोग यहां पर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल डेवलपमेंट देखने वाले हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास देखने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सांस्कृतिक विकास कैसा था, राजनीति कैसी थी, और फिर वैदिक काल में राजनीति कैसी हुई, हमें ये देखना ही पड़ेगा, तभी तो हम समझ पाएंगे ना डेवलपमेंट्स के क्रम को। और हम देखेंगे प्राचीन भारत में हमारा किस प्रकार से विकास हुआ। तो बच्चों, प्राचीन भारत के, एंशिएंट इंडिया के पहले टॉपिक के रूप में, जिसे हम स्टोन एज के रूप में जानते हैं, जिसमें हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और उस फेज में क्या क्या घटनाएं घटती है, इन सब चीजों के बारे में, पहले टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे। अब पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज कैसे आगे बढ़ी, इन कालों में खोज कैसे हुई, कौन कौन सी खोजें हुई, इन कालों के साइट्स यानी कि स्थल कौन कौन से मिले भारत में, और मुख्य वहां से हमें कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए, और ये लोग कहां रहते थे, और इन लोगों का विकास क्रम किस प्रकार हुआ, इन्होंने अपने जीवन के ताने बाने में कैसे परिवर्तन किया, इन सभी प्रश्नों के जवाब हम इसी टॉपिक में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।